नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है अलार कलाम कौन थे। अलार कलाम कौन थे। बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक, बुद्ध के एक गुरु। कौन थे अलार कलाम। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, जो भी लोग देखते हैं और एक भी लाइक नहीं होता है, अरे 10-12 लोग जो भी देखते हो कम से कम लाइक कर दिया करो, ठीक है। आप लोगों को डर रहता है क्या कहीं ये चल ना जाए चैनल। ऐसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कहीं लाइक कर दो, ऐसा ना हो कि रन कर जाए। अरे रन नहीं करेगा, कई साल हो गए। शौक है तो बनता है वीडियो, ठीक है। खाली टाइम पास के लिए, शौक के लिए है ये, ठीक। अच्छा लगता है इस पर काम करना बस, और कोई इसमें कोई ज़्यादा स्वार्थ नहीं है हमारा, ठीक है। अगर स्वार्थ होता तो कब का इसको डिलीट मार चुके होते। तो आप ये मत सोचिए कि लाइक कर देंगे तो बहुत रन कर जाएगा। अरे लाइक अच्छा है वीडियो ये, ठीक है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते तो कहीं चल ना जाए धोखे से, कहीं रन ना कर जाए। ठीक है, ये उनके लिए है जो लोग ऐसा सोचते हैं। बाकी जो मेरे प्यारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग लाइक कर दें, ठीक है, और अपने साथियों को शेयर भी किया करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा। अलार कलाम कौन थे। देखिए, गौतम बुद्ध जो थे ना, गौतम बुद्ध जब गृह त्याग के गए थे तो इनके पास पहुँचे थे, अलार कलाम जी के पास। इनसे जो है इन्होंने शिक्षा ली थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया इनको, इनकी बातें को समझ में भाई नहीं आई। तो अलार कलाम जो है वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है। अलार कलाम जी को। ये साधना शक्ति के लिए बहुत फेमस थे, साधना शक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध थे उस समय ये, ठीक है ये। अच्छा बताइए, बुद्ध ने, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बुद्ध ने किस व्यक्ति को दीक्षा दी थी जो अंतिम था, मतलब अंतिम रूप से उन्होंने किसको दीक्षा दी थी, ये बताइए। वो कौन सा व्यक्ति था जो अंतिम था जिसको गौतम बुद्ध ने दीक्षा दी थी, उसका नाम क्या हो जाएगा। उसका नाम हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने इसको अलग से लिख रखा है। मैंने आपसे कहा कि एक वीडियो में कम से कम 50 क्वेश्चन निकालेंगे हम लोग, अच्छा ठीक है। तो उसका नाम क्या था। उसका नाम था सुभद्र। क्या नाम था भाई उसका, सुभद्र नाम था, ठीक है। बुद्ध ने अंतिम व्यक्ति को दीक्षा दिया, ठीक है, वो कौन थे, सुभद्र। और पहला उपदेश कहाँ दिया ये बताइए। तो पहला उपदेश दिया सारनाथ में। ये पूछा गया है क्वेश्चन, दोनों आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। अलार कलाम पहले उनके गुरु थे, बाद में समझ में नहीं आया, ठीक है। कहा कि हम नहीं समझ पाएंगे तुम्हारी बातें, अपनी बातें अपने पास रखो, और चले गए अपने रास्ते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। धर्म की सादगी, दलितों के लिए एक, मतलब एक आप लोगों से लाइक नहीं होता है, हमें पता है कौन कौन देखता है वीडियो, अच्छे से जानते हैं कौन कौन देखता है, ठीक है। तो एक लाइक नहीं होता है, सोचते हैं अरे कहीं चलना जाए। ठीक है, कोई बात नहीं है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, भाई बताइए कौन। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो ये बताइए, कूट में लाइए भाई, कूट इसमें कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ये सही हो जाएगा, 1 2 3 4। इसका मतलब नहीं था यहाँ पर, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं था भाई। बाकी देखो, धर्म की मिशनरी भावना भी थी, दलितों की विशेष अपील भी थी, धर्म की सादगी भी थी, स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे बौद्ध धर्म वाले, जहाँ बजाते थे वहाँ पाली भाषा का प्रयोग करते थे। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी, बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो पाली भाषा थी। और जैन धर्म की प्रकृति भाषा थी, ठीक है। तो पाली भाषा कहाँ थी, गांव की भाषा थी, जो ये गांव जाके अपनी भाषा, अपनी बात रखते थे, तो वहाँ के लोग बड़ा पसंद करते थे। क्योंकि भाई अगर मान लिया आप ज्ञानी बन जाओ, आप ज्ञानी बनने के बाद आप जाओ मुंबई निकल जाओ, या लखनऊ निकल जाओ, दिल्ली निकल जाओ, आप रहने वाले कहाँ के हो, आप रहने वाले हो एक छोटे से लखीमपुर जिला के, या फिर छोटे मोटे जिला के, और वहाँ दिल्ली में जाके आप अपनी भाषा में बोलोगे तो कहाँ समझ में आएगा। या फिर दिल्ली में कोई ऐसा ज्ञानी बने तो दिल्ली में ही भाषा बात करे, तो दिल्ली वाले कहाँ समझ पाएंगे। दिल्ली में जो ज्ञानी बनेगा, जैसे बाबा लोग हैं, बाबा लोग कहाँ लगाते हैं, छोटे छोटे बाबा लोग गाँव जाके अपना मंडप लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों की भाषा में समझाते हैं जैसे वो समझना चाहते हैं, ठीक है, तो वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बौद्ध धर्म का विस्तार जो था इसी कारण बस हुआ था कि स्थानीय भाषा का प्रयोग हो रहा था वहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। तो सिकंदर का जो हमला हुआ था तो उस समय नंद वंश का शासक था, ठीक है, नंद वंश का शासक था। और कौन था, ये नंद वंश का शासक था भाई, नंद वंश था उस पर। और घनानंद उस समय शासक था, धनानंद। बहुत किताबों में लिखा है घनानंद, और कुछ किताबों में लिखा है धनानंद, और कुछ किताबों में लिखा है घनानंद, ठीक है। तो घनानंद इसमें था। और चाणक्य जाते हैं इनके पास, कहते हैं कि देखो सिकंदर की सेना आ चुकी है भारत की सीमा पर,
तो ये उसको चाणक्य को बहुत बेइज्जत करते हैं, भगा देते हैं, क्योंकि ये गणानंद जो था बहुत अय्याश किस्म का आदमी था और दारू वगैरह आसपास नृत्यांगनाओं का रखता था, मतलब बहुत ही घमंडी था, घमंडी भी था ये। तो ये मानता नहीं है और धुतकार के निकाल जाता है ये चाणक्य को। चाणक्य कसम खाते हैं कि भैया मैं तुम्हारा साम्राज्य नष्ट कर दूंगा, ठीक है। तो फिर चंद्रगुप्त को देखते हैं खेलते हुए, तो उसको बनाते हैं राजा ये चंद्रगुप्त। तो जो चंद्रगुप्त जो राजा बनता है वो किसका, चाणक्य की देन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर नंद, महापद्म नंद जो है नंदवंश की स्थापना करते हैं और घनानंद जो है अंतिम शासक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो देखिए ये नदी गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और वैंगी नदी थी ये, वैंगी नदी, ठीक है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? वैंगी नदी थी। बहुत उपजाऊ जमीन होती थी ये, उपजाऊ, बहुत उपजाऊ थी ये, ठीक है, और अपनी उर्वरता के लिए प्रसिद्ध थी ये। अगला क्वेश्चन, महोदया किसका पुराना नाम है? महोदया, ये बताइए भाई, महोदया किसका पुराना नाम है? महोदया या महोदय श्री, ये दोनों क्वेश्चन आया है। एक बार महोदया आया है, ठीक है, एक बार आया है महोदय श्री करके आया है, महोदय श्री। ये किसका पुराना नाम है? इलाहाबाद, खजुराहो, कन्नौज, पटना। आप लोग जानते हो कि हर्षवर्धन को पता है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज बनाई थी हर्षवर्धन ने कन्नौज। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि त्रिपक्षी जो है संघर्ष स्टार्ट हुआ था, जिसमें कौन कौन से भाग लेते हैं लोग? प्रतिहार वंश के शासक था इसमें, अगर त्रिपक्षी देखें तो प्रतिहार वंश, ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। कौन कौन से प्रतिहार और राष्ट्रकूट और एक पाल वंश। आपसे क्वेश्चन ये बना है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था, ठीक है। तो प्रतिहार था, राष्ट्रकूट था, पाल था, पल्लव नहीं था, ठीक है, पाल वंश भी था। लास्ट में अंतिम विजय किसको मिली थी? प्रतिहार वंश को मिली थी। तो महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज का, क्योंकि उस समय इतना ये फेमस हो गया था ना, जो देखो वो इसकी तरफ आ रहा था कन्नौज को, तो बोलते थे इसको महोदय, कन्नौज महोदय के चक्कर में युद्ध बहुत हुए, क्योंकि बहुत उपजाऊ जमीन थी, जिससे जैसे आप चले जाएँ 16 महाजनपदों में, तो जिसमें मगध साम्राज्य बड़ा शक्तिशाली था उस समय, हर्षवर्धन के समय में कन्नौज बड़ा इंपॉर्टेंट जगह थी, इसको जीतना चाहते थे लोग। तो 3 लोग जीतना, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश, ये 3 लोग जीतना चाहते थे इसको। तो अंत में विजय किसको प्राप्त हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिहार वंश को इसके जो है विजय प्राप्त हुई थी इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? बताइए भाई, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस नीति से हुआ था? ये बताना है आपको, किस नीति से हुआ था। तो देखिए इन्होंने कहा था कि जो अवध का जो साम्राज्य है, वहाँ का जो राजा है वो अच्छा नहीं है, वो जनता पर बड़ा ही अत्याचार करता है और बहुत परेशान कर रहा है। तो वहाँ पर कुप्रशासन के कारण जो है अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। अब लॉर्ड पता नहीं क्यों लगाते, लॉर्ड कुछ नहीं है, डलहौजी नाम है इसका, ठीक है। 1848 से आया था ये, 1848 से इसका काल था 1854 तक। 1800 बहुत इंपॉर्टेंट काल रहा भैया इसका, बहुत इंपॉर्टेंट काल रहा। 1848 में सबसे पहले सतारा को इसने हड़पा, सतारा, ठीक है। हम सब बता देते हैं आपको, देखो सतारा को कब मिलाया? 1848 में मिलाया, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि झांसी, तो झांसी को मिलाया इसने 1853 में, ठीक है। फिर बात करें अगर हम नागपुर की, नागपुर को मिलाया इसने 1854 में, ठीक है। करौली को मिलाया इसने 1855 में। बहुत चतुर था ये, बहुत चतुर था, ठीक है। इसने ही लाया था हड़प नीति, डॉक्टर ऑफ लाइफ ऐसे बोलते हैं, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाइफ ऐसे बोलते हैं ये, ठीक है, हड़प नीति बोलते हैं हिंदी में फिलहाल तो ये इसका काल बहुत इंपॉर्टेंट था। डाक सेवा शुरू की गई थी, रेलवे शुरू किया गया था, ठीक है। बाद में जो दिल्ली दरबार आया था, जब 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद घोषणाएं हुई थी, तो घोषणाओं में कहा गया था कि सबके राज्य वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये बात जो है उन्होंने कर भी दी थी, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कुप्रशासन के कारण। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? पेशवाई को कब समाप्त किया गया? देखिए तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तीसरा जो है आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, आंग्ल मराठा, ठीक है। तीसरा आंग्ल मराठा, यानी इससे 2 पहले हो चुके थे आंग्ल मराठा युद्ध। तो 1848 में क्या हुआ था? 1818 में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और पूरे प्रदेश में जो है ये जो पेशवाई जो समझ था, इसमें क्या हुआ था कि समस्त प्रदेश जो है बम्बई, जो वहाँ का क्षेत्र था, समस्त जो क्षेत्र था बम्बई क्षेत्र, वो बम्बई प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। तो उस समय क्या था? उस समय हेस्टिंगिस था, हेस्टिंगिस था उस समय। और इसी के समय जो हुए एक तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था,
तो 1817-18 में, तो बाद में 1818 में पेशवाई समाप्त कर दिया गया था, पेशवाई पद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ठीक है, तो इन्होंने अपनी बुक लिखी से बहुत कुछ बताया है कि नील जो है, नील की खेती बहुत ज़बरदस्ती कराते हैं, बाहर का पैसा भी, मतलब भारत का पैसा भी लेके बाहर चले जाते हैं, बहुत परेशान करते हैं, लूटपाट करते हैं। तो ये आप सोच नहीं सकते हो किसने कहा था, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने कहा था। यह जो है कार्ल मार्क्स का विचार है कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव या पाबना उपद्रव? बताइए भाई क्या हो जाएगा इसका। देखिए 1858 में ये सब समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या हुआ कि नील आंदोलन शुरू हुआ था। नील आंदोलन, इसमें क्या था कि अंग्रेज लोग कहते थे कि नील उगाओ, नील उगाओ, नील उगाओ। नील क्या था, नील एक उगती अच्छी थी, उपज अच्छी थी, लेकिन उसके बाद जो भूमि होती थी वो ख़राब हो जाती थी, उसकी उर्वरता बहुत कम हो जाती थी। तो बहुत परेशान थे किसान लोग कि भैया नील नहीं उगाएंगे। तो नील के चक्कर में काफ़ी विवाद हुआ। बाद में क्या हुआ, नील विद्रोह हुआ। नील हुआ विद्रोह, ये कब हुआ था? 1859-60 की बात है ये, नील विद्रोह हुआ था। कारण क्या था कि यूरोपियों द्वारा भारतीयों पर जबरन नील उगवाना। ठीक है, ये कारण था। अगर हम नेतृत्व की बात करें नील आंदोलन में, नेतृत्व की, तो 2 लोग कर रहे थे। 2 लोगों का नाम आता है, दिगंबर, अरे यार क्या लिख दिया, देखो दिगंबर विश्वनाथ, एक ये नाम आता है। ठीक है, और एक नाम आता है विष्णु विश्वनाथ, एक ये नाम आता है। ठीक है, ये नाम आते हैं। एक इसी पे बेस्ड है, नील दर्पण पुस्तक बेस्ड है। वो किसने लिखी है? वो लिखी है दीन बंधु मित्र ने। दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण पुस्तक लिखी है इसी विद्रोह को लेकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें संथाल विद्रोह, तो ये हुआ था 1855-56 में। अगर हम देखें पाबना विद्रोह, तो 1873-76 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह की अगर हम बात करते हैं, तो सन्यासी विद्रोह हुआ था 1700, ये बहुत पुराना है। सन्यासी 1763 से 1800, बहुत लंबा चला था ये। ठीक है, ये है सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, देखिए 1857 इसका आंसर हो जाएगा। 1854 में एक शिक्षा के क्षेत्र में एक मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला क्या आता था, एक वुड डिस्पेच, एक अधिनियम आया था, मतलब एक वुड डिस्पेच करके आया था एक, तो उसके तहत 1854 में ये बनाया गया। ठीक है, तो लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर, जो लंदन विश्वविद्यालय था नहीं ना, लंदन विश्वविद्यालय, उसके तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये हो गए 10 प्रश्न। अब बताइए आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा आप लोगों ने, और कमेंट भी कर दिया करें प्यारी सी। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।